हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 6 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अशोक के समय के राज्य और साम्राज्य के बारे में सबसे पहले जानते हैं। राज्य का क्षेत्र छोटा होता है, जबकि साम्राज्य बहुत बड़े क्षेत्र में फैला होता है। राज्य की रक्षा के लिए छोटी सेना की ज़रूरत होती है, जबकि साम्राज्य की रक्षा के लिए बड़ी सेना की ज़रूरत होती है। राज्य में पूरे इलाके पर राजा का सीधा नियंत्रण होता है, जबकि साम्राज्य में राजा स्थानीय राज्यपालों की सहायता से शासन करता है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं। लगभग 2300 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य का काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक था। चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक में राजनीति और शासन के बारे में बहुत बातें लिखी हैं। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत मगध से हुई थी। धीरे धीरे यह भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। अपने समय का यह सबसे बड़ा साम्राज्य था। भारत के इतिहास में यह आज तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। अब हम लोग मौर्य साम्राज्य की राजधानी के बारे में जानते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। इसे अब हम पटना के नाम से जानते हैं। इस साम्राज्य के अंदर कई अन्य महत्वपूर्ण शहर आते थे, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन और मथुरा। यह साम्राज्य इतना बड़ा था कि विभिन्न भागों के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते थे। उस पर चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के बारे में जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस लिखा गया था, इसलिए यहाँ ओवर राइटिंग हो गया है, तो फिर इसको एक और थोड़ा करके चलना। उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार राजा बना। उसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक राजा बना। मौर्य साम्राज्य के सबसे महान राजाओं में चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक का नाम आता है। साम्राज्य का शासन। राजधानी का शासन सम्राट के सीधे नियंत्रण में होता था। कर वसूलने के लिए अधिकारी होते थे। सम्राट और अधिकारियों के बीच संदेश के आदान प्रदान का काम दूतों द्वारा होता था। अधिकारियों पर जासूसों की मदद से निगरानी रखी जाती थी। अन्य क्षेत्रों का शासन प्रांतीय राजधानियों के नियंत्रण में होता था, जैसे तक्षशिला, उज्जैन। इन प्रांतों पर पाटलिपुत्र से सम्राट द्वारा थोड़ा बहुत नियंत्रण रखा जाता था। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों का राज्यपाल यानी सूबेदार बनाया जाता था, लेकिन हर राज्य के स्थानीय नियमों और पड़ावों का पालन किया जाता था। उसके बाद हम लोग मेगास्थनीज का वर्णन देखते हैं। मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे ग्रीक राजा सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र एक बड़ा शहर था। मकान लकड़ी और कच्ची ईंट से बने थे। मकान लकड़ी और कच्ची ईंट से बने होने के बावजूद एक मंजिले और दो मंजिले थे। सम्राट का महल भी लकड़ी और कच्ची ईंट से बना था। महल में नक्काशीदार पत्थरों से सजावट की गई थी। महल के चारों ओर एक खूबसूरत बगीचा था। सम्राट को सोने की पालकी में ले जाया जाता था। सम्राट को महिला अंगरक्षक घेरे रहती थी। मेगास्थनीज की बातों से पता चलता है कि सम्राट को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था। उसके जीवन पर हमेशा खतरा रहता होगा, इसलिए अंगरक्षकों को रखा गया था। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भोजन में जहर ना हो, यह निश्चित करने के लिए भोजन को विशेष नौकर द्वारा चखा जाता था। मतलब भोजन बनने के बाद पहले नौकर को चखा कर फिर वो खाते थे। उसके बाद है अशोक महल। अब हम अशोक के बारे में जानते हैं। अशोक कई मायनों में एक अनोखा राजा था। वह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने एक युद्ध जीतने के बाद अपने साम्राज्य के विस्तार की परिपाटी समाप्त कर दी। वह पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा से सीधा संवाद करने की परंपरा शुरू की। अब हम लोग देखेंगे कलिंग का युद्ध। आज के तटीय ओडिशा को कलिंग के नाम से जाना जाता था। अपने साम्राज्य का विस्तार करने की मंशा से अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और युद्ध में विजयी हुआ। उस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। उससे भी अधिक लोग बंदी बनाए गए और बड़ी भारी संख्या में लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। उस हादसे को देखकर अशोक निःशब्द रह गए। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले खून खराबे को देखकर अशोक का दिल पिघल गया। उसने प्रण लिया कि भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा।
अशोक का धम्म। अब अशोक के धम्म यानी धर्म के बारे में जानते हैं। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक एक युद्ध के उपदेशों का गहरा असर पड़ा। अशोक ने एक नए धर्म को अपना लिया। अशोक के धर्म में भगवान की पूजा का कोई स्थान नहीं था और न ही उनमें कोई रीति रिवाज या फिर बलि का प्रावधान था। यदि हम आज के दृष्टिकोण से देखें तो अशोक के धर्म में धर्मनिरपेक्षता की बात थी। अशोक ने अपनी प्रजा से संवाद के लिए संदेशों और अभिलेखों का सहारा लिया। लोगों से कहा कि अन्य धर्मों की इज्जत करें। उन्हें लोगों को बिना मतलब के रीति रिवाज से दूर रहने को कहा। अशोक ने धम्म महामत की नियुक्ति की, जिसका काम था लोगों को धर्म के बारे में बताना, मतलब कि धर्म के बारे में बताना। अब अशोक के अभिलेख को देखते हैं। अशोक ने पत्थर के स्तंभों पर अभिलेख खुदवाए ताकि आम लोग उन्हें पढ़ पाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अनपढ़ लोगों को उस तरह से संदेश पढ़कर सुनाएं। उस समय के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। कुछ स्थानों पर यहाँ की स्थानीय भाषा जैसे अरबी में अभिलेख लिखे गए थे। हमारे कई राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के काल से लाए गए हैं। राष्ट्रीय चिन्ह को सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया था। राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसे अशोक के शासन में कई स्थानों पर इस्तेमाल किया गया था। अशोक द्वारा जारी किए गए सिक्कों में भी ऐसे चक्र बने थे। अशोक ने प्रजा की भलाई के लिए कई काम किए। अशोक के शासनकाल में सड़कें बनी, कुएं खोदे गए और सराय बनाए गए। अशोक ने न सिर्फ मनुष्यों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए। उस वंश के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो उसके नीचे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, जैसे नए शासक लगभग 3000 साल पहले। इसके बाद है महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। इसके बाद है महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण, दीर्घ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले। गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और नोट्स अच्छे लगे हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।